दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है और अप्पू की पाठशाला में भी स्वागत है। जैसे आप जानते हो, पार्ट 5 हम लोग कर चुके हैं। जल था आपका पार्ट 5, आपकी भूगोल की किताब से सारे विषय करवा दिए। नहीं देखा आप जाके देख सकते हो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रश्न उत्तर करने भी जरूरी है दोस्तों। प्रश्न उत्तर मैं इसलिए करवाती हूँ जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए और एक प्रश्न को किस तरीके से लिखना होता है अच्छी तरीके से वो सब आपको पता चल जाए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों आवश्यक होते हैं। मैं जब अपने विद्यालय में थी तो मैं मैम से पूछा करती थी कि मैम कैसे करके मैं और अंक पा सकती हूँ, कौन कौन सी चीजें पढूं, किताबें क्या क्या किताबें खरीदनी है मुझे, मैं इतना ज्यादा उत्तेजित हो गई थी, भाई टॉपर बनना है। तो मैम ने बस एक छोटी सी बात बोली कि अपने अध्याय अपने पाठों को जितना मैं पढ़ाती हूँ वो पढ़ो और उसके जो अभ्यास होते हैं उसको कहते नहीं, अभ्यास के तौर पर जितने प्रश्न उत्तर उसमें लिखे होते हैं अभ्यास के तौर पर, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, ठीक है, वो तुम उन्हें कर लो। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा किसी चीज का पढ़ते हो, विषय समझ लीजिए बारिश के ऊपर पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ के चले जाते हो, लेकिन चले गए, चलो पढ़ के चले गए, समझ भी आ गया, आपको रट भी गया, लेकिन उसके ऊपर अगर जब प्रश्न बन के आता है, अलग से एक अटपटा सा प्रश्न बन के आता है, तो कभी कभार हमें घबराहट हो जाती है कि यार पढ़ के भी आए थे फिर भी प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर हर पाठ का अभ्यास करना जरूरी है, जिससे आपको पाठ तो हो ही चुका है, अब उसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं और परीक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम के ही प्रश्न उत्तर आते हैं। कोई अलग से जैसे किताबें नहीं बनने लग गई, स्कोर 100, ये इतने पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा, 30 पढ़ लोगे तो प्रश्न उत्तर आ जाएगा। उससे होती तो है मदद, लेकिन आपको 200-300 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है जब आपके प्रश्न उत्तर आपको मिल रखे हैं और आपको अभ्यास करना है बस। ठीक है, तो हम प्रश्न उत्तर को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल प्रश्न उत्तर है। अगर आपने मेरे विषय देखे हैं ना, सारे अच्छे से पढ़े हैं, सुने हैं, बस फिर आप मेरे साथ करवाते करवाते आप भी उत्तर दे दोगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है? यानी कि बारिश के बारे में बात हो रही है। इस जिफी से देख के पता चल गया होगा कि वर्षण किसे कहते हैं। बारिश इसका दूसरा नाम है। जलवाष्प संगठित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। मैं अब यहाँ पे मैंने इसे पढ़ दिया, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ वर्षा होती क्या है। सबसे पहले समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ सबसे ज्यादा पानी, वही तो पानी के स्रोत है ना, समुद्र है, नदी, सब पानी के स्रोत है। तो क्या होता है, जितनी गर्म हवा चलेगी उतना ही पानी पकड़ने की क्षमता उसकी बढ़ती है। तो हवाएं चल रही है, हवा क्या करती है, वो पानी पकड़ लेती है। पानी पकड़ने के बाद वो हवा ऊपर उड़ती है। हमेशा गर्म हवा ऊपर उड़ती है, ठंडी हवा नहीं उड़ती है। ठंडी हवा काफी गाढ़ी होती है तो वो हिल नहीं पाती है, लेकिन गर्म हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा के ऊपर उठने के बाद वो बड़े बड़े बादलों का निर्माण कर देती है, और जब बादल बहुत ज्यादा पानी से भर जाते हैं और वो हिल डुल नहीं पाते हैं तो वो वर्षा करते हैं। और ऐसे ही चलता रहता है, फिर से वर्षा का पानी कहीं इकट्ठा होता है, फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से इसी तरीके से पूरा ये चलता रहता है, तो इसको वर्षण कहते हैं। हमने जल चक्र भी पढ़ा था, उसी के ऊपर एक और प्रश्न इसके ऊपर बन के आ गया है। जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र दरअसल कुछ भी नहीं है, बस पानी घूमे जा रहा है, एकदम चक्र की तरह घूमे जा रहा है, बिल्कुल किसी टायर या साइकिल के पहिए की तरह पानी घूमता रहता है। यहाँ से समुद्र से यहाँ गर्म हवा इसको ऊपर लेके जाती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है, फिर वही बारिश समुद्र के अंदर जा रहा है, या फिर वही बारिश कहीं पे बह के वापस समुद्र में ही विलीन होगा, और फिर से यही चीज चलती रहती है। आपको जान के भी चीज हैरानी होगी कि जिस वक्त पे डायनासोर वगैरह का वक्त था ना, तो उस जो तो लुप्त हो गए हैं, उस वक्त का पानी भी अभी भी हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। पानी हमेशा लगातार जल चक्र की तरह वो कहीं बर्बाद नहीं होता, वो बस आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, तो ग वाला करते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये जो लहरें हैं जिनको अंग्रेजी में वेव्स बोलते हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं? तो बहुत साधारण सी बात है।
ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से बनते हैं। हवा इनको उछाल के एक लहर बना देती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे लहरें बनती है। अब लहरों को प्रभावित करने वाली देखिए यहाँ पे दे रखी है जल की मात्रा। जल जितना ज्यादा हल्का होगा, जितना गाढ़ा नहीं होगा, जितना कम नमकीन होगा, उतना लहर तेज बढ़ेगी। वायु की गति, वायु यानी हवा भी पानी को, भाई हवा बड़े बड़े पेड़ पौधे उजाड़ देता है तो पानी क्या चीज है। तो पानी बहुत तेज हवा लगती है तो पानी भी ऐसे उछल जाता है तो उससे भी लहर बनती है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षक शक्ति, सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण होता है, वो पृथ्वी की तरफ, वो पृथ्वी को खींचता है तो पानी हिलता है और बड़ी लहर बनाता है। तो आपको ज्यादा उसमें कुछ नहीं डालना कि क्यों गुरुत्वाकर्षण है, कहाँ से आया, किस तरीके से बनता है, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस ये पूछेगा किसका गुरुत्वाकर्षण, तो आप लिख देंगे सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है, इसके बाद घ वाला करते हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब जैसे हमें पूछा कि लहरें कैसे बनती है, वो हमने बता दिया कि कौन कौन कैसे कैसे बनाता है। हवा बना सकती है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बना सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि महासागरीय जल किसकी वजह से बनता है, तो महासागरीय मतलब कि ओशन। ठीक है, तो तापमान, हवाएं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, पृथ्वी और चंद्रमा, गर्म और ठंडी धाराएं समुद्र के पानी की गति को प्रभावित करती है। अभी जो मेरा विषय है, क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं, सबसे अंतिम विषय है। इसी में मैंने अच्छे से समझाया है कि कुछ ऐसे पानी की धाराएं होती है जो बस एक निश्चित तौर पर एक ही दिशा में चलती रहती है। वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं चलती है, वो सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं। वो गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं। ठीक है, वो कैसे बनती है, वो भी पानी ही है। तो वो कैसे बनता है, वो हवा के जरिए बनता है, सूर्य के जरिए बनता है, चंद्रमा के जरिए बनता है, या तापमान के जरिए बनता है। इस तरीके से बनता है वो। तापमान यानी कि जितना ठंडा तापमान उतना ठंडा पानी, जितना गर्म तापमान उतना ठंडा उतना गर्म पानी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लहरें और महासागरीय धाराएं, तो दोनों में आप लिख सकते हो सूर्य, चंद्रमा, हवाएं, ये तीनों दोनों के अंदर इस सेम है। ठीक है, तो चंद्रमा की वजह से महासागरीय धाराएं बनती हैं क्योंकि इन दोनों का ही सूर्य गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ रहता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा तापमान। तापमान जितना गर्म होगा उतना गर्म धाराएं बनेगी, जितना ठंडा होगा उतनी ठंडी धाराएं बनेगी। और हवा के चलते ये धाराएं चलती भी हैं। ठीक है, हवा बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो वो ऐसे बहुत ज्यादा तेज चलेंगे, हवा बहुत ज्यादा धीरे आ रही है तो वो बहुत धीरे धीरे लहर बना बना के चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारक थे महासागरीय धाराएं के। महासागरीय धाराएं और लहरें दोनों के अंदर ही एक तीन चीजें बिल्कुल दोनों के अंदर सेम होगी, वो है हवा, सूरज और चंद्रमा की क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो चवला करते हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। ज्वार यानी कि वापस जाना, भाटा यानी कि वापस आना। तो जब आप कभी भी बीच पे गए हैं, वहां पे आपने पानी को देखा किस तरीके से पीछे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर पीछे जाता है, फिर और ज्यादा आगे आ जाता है। इसी को ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार मतलब जाना, भाटा मतलब आना। तो ये किस वजह से बनते हैं वो भी देखते हैं हम लोग, कैसे उत्पन्न होते हैं। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा क्या होता है दोस्तों, जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभार बहुत छोटी सी लहर आके चली जाती है, कभी कभार बहुत ज्यादा बड़ी लहर आके डुबा के आधी जगह को चली जाती है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तब उसे ज्वार कहते हैं जब जल अपने निम्नलिखित स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है। तट से पीछे चला जाता है, ये पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, तो इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, क्या आपको याद रखना है दोस्तों, अगर ये पीछे जा रहा है तो इसको कहेंगे ज्वार, तो इसको कहेंगे भाटा। और अगर ये आगे आ रहा है यानी कि मिट्टी पे आ रहा है तो इसे कहेंगे ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। और आपसे पूछे कि ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होते हैं तो ये भी बता देती हूँ। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तब ज्वार भाटा बहुत ज्यादा बड़े बड़े लहरें मारती है, ऊपर उठती है फिर गिरती है, ऊपर उठती है फिर गिरती है, तब पानी बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता गिरता रहता है। ज्वार भाटा किस वक्त में सबसे ज्यादा तेज होती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। ये कौन से दिनों में होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमाशी की रात में ये तीनों रेखा में आ जाते हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा विपरीत दिशा में, ये चंद्रमा नहीं है अभी, चंद्रमा विपरीत दिशा में चला गया है, तो उस दिन काफी कम ज्वार भाटा बनते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को खींचते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, तो इस वक्त पे ज्वार भाटा बहुत बड़े बड़े बनते हैं, इसको बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा इधर या फिर इधर विपरीत दिशा में चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और इतने बड़े बड़े ज्वार भाटा नहीं बन पाते हैं, तो इसको लघु ज्वार भाटा बोला जाता है। मैं तो ये बोलूंगी विषय, अगर आप विषय अच्छे से पढ़ के फिर आप ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, वरना आप ऐसे ही प्रश्न उत्तर करने आ गए तो ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये शब्द कुछ समझ नहीं आएंगे आपको। विषय अच्छे से पढ़िएगा फिर ये प्रश्न उत्तर करिएगा। ठीक है, 6 वाला करते हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया, कुछ कुछ धाराएं होती है पानी की जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती रहती है, एक ही दिशा में चलती रहती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये गर्म पानी, ठंडा पानी, ये देखिए मिल रहा है यहाँ पे भी ठंडा गर्म पानी मिल रहा है, एक ही दिशा में ये चलती रहती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय धारा, यानी कि ओशनिक करेंट्स। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। यानी कि महासागर मतलब कि ओशन के अंदर कुछ एक ही दिशा में चलने वाली धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। और ये गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 करते हैं, कारण बताइए, यानी कि रीजन देना है हमें इसमें। क वाला करते हैं, समुद्री जल नमकीन होता है। जी हाँ, क्यों नमकीन होता है वो हम कैसे बताएं आपको क्योंकि समुद्र है वो, ठीक है, सी है, तो उसमें नमक जरूर होता है। और नमक होता है, साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। और हमारे घर में नमक समुद्रों से ही आता है, अच्छी तरीके से छन के, अच्छी तरीके से साफ सुथरा होके आता है। महासागर में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किए जाने वाले नमक होते हैं। अब वो पृथ्वी बनने से पहले ही पानी इधर है हमारे पृथ्वी पे आने से पहले ही उसके अंदर नमक क्यों है, वो इतना ज्यादा गहराई में अगर हम जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड और नमक बहुत ही अधिकांश मात्रा में समुद्रों में और महासागरों में रहता है। समुद्र सी, महासागर ओशन, नदियों में भी रहता है, नदियों और झीलों में भी रहता है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। तो समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। लवण यानी कि नमक को ही लवण बोलते हैं, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है। देखिए, याद रखिए, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों होते हैं। तो किस तरीके से नमक, आप देखिए किस तरीके से गर्म गर्म पानी में ओट रहा होता है, इसको अलग करा जाता है, इसे छाना जाता है। ये पहले के वक्त पे ऐसा ही नमक को छाना जाता था। फिर ये एक एक पूरा ऐसे पहाड़ नमक के बना के, ये नमक है पर ये दिखाने लायक नहीं है, बहुत ही गंदा होता है। उसके बाद इसको छाना जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह में इसको डाला जाता है। और ये जितना भी आपको ये पहाड़ वगैरह ये सब दिख रहा है, ये नमक है। नमक जितना सूखा रहेगा उतना बढ़िया। और 2 तरीके के और नमक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला है हिमालयन रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक भी बोला जाता है। ये हिमालय के वहां पे कुछ पत्थरों से टूट के बनाया जाता है और ये रंग में थोड़ा सा पिंक होता है। ठीक है, इसको सेंधा नमक, इसको उपवास और इन सब चीजों में आपकी मम्मी पक्का खाने में डालती होगी। दूसरा आप जो देख रहे हैं वो कोयला नहीं है, वो काला नमक है। काला नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये भी पत्थरों से ही निकल के आता है। आप सोचो कि नमक जैसे हम लोग खाते हैं ना एकदम भूरा भूरा, वैसा होता है समुद्र में? नहीं, समुद्र में पत्थरों की तरह भी होता है नमक। ठीक है, तो ख वाला करते हैं, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब हंसी उड़ रही है,
पानी की हंसी उड़ रही है, हमें बताया जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा पानी, देखिए 3/4 पानी है पृथ्वी के अंदर, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते हैं ना किसी चीज, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती है तो हम उसका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं करते। अगर आपको मैं 30 दिन लगातार बिरयानी खिलाऊं या 30 दिन लगातार छोले भटूरे खिलाऊं, आप 31वें दिन में बोलोगे यार घटिया खाना, मुझे खाना ही नहीं है, इतना घटिया है। वहीं पे आपको 30 साल बाद एक बार बिरयानी छूने को दे दो, आप बोलोगे हाय क्या बढ़िया बिरयानी है। तो ऐसा होता है कि हर चीज सही तरीके से चलानी चाहिए, कोई चीज ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, कम भी नहीं खानी चाहिए, सही तरीके से खानी चाहिए। और पानी का उपयोग भी एक सही मात्रा में ही करना चाहिए। पानी अगर बहुत ज्यादा मिला हुआ है पृथ्वी में, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका बहुत बुरी तरीके से तिरस्कार करें या उसे गंदा करें। एक वक्त पे ये भी खत्म हो जाएगा और हम इस पानी को ढूंढते रह जाएंगे। मनुष्य की क्रियाकलापों से काफी मात्रा में जल प्रदूषण हो रहा है। कोई पानी में कपड़े धो रहा होता है, कोई पानी में बर्तन धो रहा होता है, पानी में झाग बन रहे हैं, पानी के अंदर मछलियां मर रही हैं, नाले जैसा पानी आजकल हर जगह झीलों में दिख रहा है, पानी के अंदर वो सूतूर नीलापन रहा ही नहीं है। ये चीजें सच बता रही हूँ मैं। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक उद्योग, हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में केमिकल वगैरह बहुत चीजें यूज होती हैं जो सीधा पानी में मिला दी जाती है और मिलने की वजह से पानी की गुणवत्ता की हंसी उड़ा दी जा रही है। घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशय में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। थोड़ा सा गंदी लगेगी आपको तस्वीरें, लेकिन ये सच्चाई है, हमें दिखता है। हम जब जा रहे होते हैं रोड वगैरह से तो आप देखते हो ऐसे नाले खुले रहते हैं, मछलियां मरी रहती हैं। ये मछलियां खाने लायक भी नहीं होंगी क्योंकि ये इतनी बुरी तरीके से सड़ जाती हैं। और फिर इस तरीके से नहीं बादलों की तस्वीरें नहीं है, ये पानी की तस्वीरें। देखो इस तरीके से इसके अंदर कितना डिटर्जेंट होगा। तो थोड़ी तो मेहनत कर सकते हैं यार, थोड़ा सा तो बचा ही सकते हैं यार, लेकिन नहीं करते हैं चीजें। इसके बाद सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ये जो पिछले वाला हमने प्रश्न अभी करा, ये वाला, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने भी ये सब चीजें देखी होंगी। तो क वाला करते हैं, वह पराक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच में चक्र लगाता रहता है। पानी इस तरीके से घूमता रहता है, तो वो जल चक्र कहलाता है। तो यहाँ पे पहले पे लग जाएगा जल चक्र। पानी तो अपना बदलता रहता है, पहले समुद्र से फिर ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर बारिश आता है, फिर वो कहीं पे मिल जाता है। इसी तरीके से जल चक्र चलता रहता है। ख वाला है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो मैंने आपको समझाया था विषय के अंदर ही कि पृथ्वी की बीच में मध्य रेखा में, ठीक है, पृथ्वी की मध्य रेखा से गर्म महासागरीय धाराओं का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं, ध्रुवों के निकट, तो ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद है ग वाला, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया जल का उठना गिरना, इसको कहते हैं ज्वार भाटा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं उत्तर में, जल चक्र, भूमध्य रेखा, ज्वार भाटा, बिल्कुल सही करा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है प्रश्न 4, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो सबसे पहली बात वो ये है कि जब भी मुझे कोई किसी चीज की दिक्कत होती है, ठीक है, जब भी मेरे को इनमें से एक भी नहीं आ रहा होता है तो मैं उस एक को छोड़ के बाकियों को कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए कैस्पियन सागर वाला ये मुझे नहीं आता है, बाकी 3 आते हैं, वो मैं करके देखती हूँ। तो सबसे पहला है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में क्या होगा? चढ़ाव एवं उतार। जल के अंदर चढ़ाव एवं उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये ख इसका आ जाएगा। सुनामी, सुनामी क्या होता है? तीव्र भूकंपी तरंगे, ये सुनामी इसका आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया है महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामने ही हो गया यार। अच्छा, और कैस्पियन सी क्या है? विशालतम झील, तो ये इसका हो गया। ठीक है, उत्तर यार वही थे। चलो हमने कर ही लिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैस्पियन सी एक बहुत बड़ा विशालतम झील कहलाता है। पानी का गिरना और चढ़ना ज्वार भाटा कहलाता है। और बहुत ही ज्यादा भूकंपी लहरें पानी के अंदर सुनामी कहलाती हैं। और महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं और वो महासागर के अंदर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर हमेशा तभी देखिए जब आपने सारे मेरे विषय देखे हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो दूसरे वीडियो या किसी चैप्टर में हम जल्दी से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ठीक रहिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय बाय।